सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 12th का हिंदी है उसका फर्स्ट चैप्टर पद्य खंड का कड़बक, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कड़बक के बारे में एक एक करके इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी जानेंगे और इसके भावार्थ को भी जानेंगे, यानी इसका सब हम लोग आज पढ़ेंगे कड़बक का। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसका, कड़बक की रचना किसने किया? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। फिर अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ? तो आंसर है 1548 ईस्वी। फिर अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो जायस उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मलिक शेख ममरेज। छठा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। फिर अगला क्वेश्चन है आरंभ में, सातवां क्वेश्चन, आरंभ में जायस का जो था क्या कर रहे थे? आरंभ में जायस क्या कर रहे थे? तो आंसर होगा इसका किसानी, यानी मलिक मोहम्मद जायस जो थे वह किसानी करते थे आरंभ में। मलिक मोहम्मद जायसी किस रोग से पीड़ित थे? तो आंसर होगा इसका चेचक। 9 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस अंग से वंचित थे? तो आंसर होगा इसका बाईं आँख और कान से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति इस प्रकार है। तो आप लोग को बता दें तो उसका कृति जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो कृति है, चंपावत है, होली नामा है, इतरावत है। ठीक है। पद्मावत किस राजा की प्रेम कथा है? तो इसका आंसर होगा रतन सेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 13 नंबर, रतन सेन कहाँ का राजा है? तो चित्तौड़ का राजा है। इसका आंसर होगा चित्तौड़। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पद्मावत में किस राजकुमारी की प्रेम कथा है? ठीक है। तो इसमें आंसर होगा पद्मावती। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है? तो इसका आंसर होगा सिंहल द्वीप की। 16 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत में किस सुल्तान का चर्चा है? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। पाठ में कितनी कड़बक है? तो आंसर होगा 2। पहला कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक छंद से। दूसरा कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अंतिम छंद से। 21 नंबर क्वेश्चन है, अम्बही का अर्थ क्या है? तो आम में। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, पीर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा पीड़ा। कलंक का अर्थ क्या है? तो कोयला। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर होगा अवधी। 25 नंबर क्वेश्चन है, जायस किस शाखा के कवि हैं? तो आंसर होगा प्रेम मार्गी। 26 नंबर क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? तो आंसर होगा श्रृंगार। 27 नंबर क्वेश्चन है, जौ लही अम्बही डाभ न हुई तौ लही डैश बसाई न सोई। तो यहाँ पे भराएगा सुगंध। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कड़बक कविता कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा पद्मावत। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कुछ मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं सदी में अनुमानतः 1492 में हुआ था। इनका निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ था। इनके गुरु सूफी संत सैयद अशरफ थे। आरंभ में जायस जो थे वह किसानी करते थे, यानी कि किसान थे। उसके बाद पूरा जीवन फकीरी में बिताया। ये बाईं आँख से कान, मतलब जो होता है बाईं आँख से और कान से वंचित थे। ठीक है। आँख से भी और कान से भी। यहाँ दिया गया है कि कड़बक कविता इनके कृति पद्मावत से लिया गया है। ठीक है। ये भी बात बताया गया है कि कड़बक जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं
यह पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके अब हम लोग इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। कड़बक कविता का पहला जो स्टेंजा है उसको पढ़ना शुरू किया जाए। तो आप लोगों का कविता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका अर्थ बताएंगे हम लोग। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी जी कहते हैं कि एक आंख होते हुए भी वह गुणवान है, यानी कहने का मतलब वह गुणी है। एक आंख होते हुए भी वह गुणवान है। उनकी वाणी जो है ऐसी है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। यानी कि खुद को कवि अपने आप को गुणवान बता रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी वाणी ऐसी है कि उनकी काव्य सुनते ही कोई मोहित हो जाता है। चलिए अब अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला जो है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्ह उजियारा। तो बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी जी जो हैं वह कहते हैं कि ईश्वर ने जिस प्रकार से चंद्रमा में मतलब दाग दिया है, यानी कहने का मतलब जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग है फिर भी वह संसार को प्रकाशित करता है। चंद्रमा में दाग होते हुए भी चंद्रमा संसार को प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार से कवि में अवगुण होते हुए भी वह अपने काव्य की प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो है, जौ लही अम्बही डाभ न हुई, तौ लही सुगंध बसाई न सुई। बताएंगे प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ यानी कि मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक है, यानी हम लोग भोजपुरी में मोजर खिलना बोलते हैं। तो जब तक मंजरी नहीं आएगा, मोजर नहीं पकड़ेगा, तब तक उसमें सुगंध कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला जो दिया है चौथा पंक्ति, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। बताएंगे प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि जब तक पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया जाता तब तक वे सोने का नहीं होता। यानी शंकर भगवान जो थे वह बताते हैं, इस मतलब क्या होता है कि शंकर भगवान एक सुमेरु पर्वत था, उस पर शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल चला दिया। तो त्रिशूल वह गुस्सा में चला दिए, तो गुस्सा में चलाने के बाद वह सोने का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा जो लाइन है उसको समझा जाए, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि जब तक घड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा धातु सोना नहीं होता है। ठीक है, पद्मावत से लिया गया है। कवि कहते हैं कि घड़िया में सोने को जब तक गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा धातु सोना नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर अगला जो हम लोग का स्टेंजा दिया है उसको समझते हैं। एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाऊ, आ सब रूपवंत गही मुख जोवही कड़ चाऊ। बताएंगे प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि उनकी एक आंख जो है दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण के कारण बड़े बड़े जो रूपवान लोग हैं उनके चरण को पकड़कर कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, यानी कि इस स्टेंजा में कवि अपने आप को
बता रहे हैं कि उनका आँख जो है दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाला है। उनके इसी गुण के कारण बड़े बड़े जो रूपवान लोग हैं उनकी चरण को पकड़ करके कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। चलिए अगला स्टेंजा आप देखते हैं, सातवां लाइन जो दिया है, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम गा पावा, जोरी लाड़ रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयनः जल भेई। तो बताएंगे इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि वे इस काव्य की रचना करके जब लोगों को सुनाते हैं तो उन्हें प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। कवि इस काव्य को रकत की लेई से जोड़े हैं और आंखों के आंसू जो है उससे उन्होंने क्या किया, भिगोया है। तो इस स्टेंजा में कवि बता रहे हैं कि काव्य की रचना कर वे लोगों को सुनाते हैं तो उन्हें प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। वो कवि इस काव्य को रकत की लेई से जोड़े हैं और आंखों के आंसुओं से उन्होंने इस काव्य को भिगो करके सींचा है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। अब दूसरा स्टेंजा जो है, कड़बक कविता का भाग 2 का अर्थ हम लोग समझते हैं। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना ज प्रेम गा पावा, जोरी लाड़ रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा भी, ऊपर ही पढ़ लिया, फिर से जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जायसी जी कहते हैं कि वे इस काव्य की रचना कर जब वे लोगों को सुनाते हैं तो प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। कवि इस काव्य को रकत की लेई से जोड़े हैं और आंखों के आंसुओं से भिगोया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले स्टेंजा में ही पढ़ लिया। चलिए इसको देखते हैं अब आगे, इसको समझा जाए। ओ मन जानी अबित असकिन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कह राघव जेई किन्ह बखान, आ कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। तो इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया। इस पंक्ति में कवि जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह सोचकर किया ताकि मेरे ना रहने पर भी संसार में मेरी आखिरी निशानी बनी रहे। अभी ना ही रत्नसेन है और ना ही रूपमती पद्मावत, ना ही बुद्धिमान सुआ और ना ही अलाउद्दीन है, फिर भी इनका यश कहानी के रूप में आज भी है। तो यानी कि कवि अपने आप को याद किए जाने की बात इसमें कह रहे हैं कि यह निशानी के रूप में काव्य जो है इनकी रह जाए जग में और लोग इन्हें याद करें। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला है, धानी सोई जस कीरति, जासु फूल मरे न बासु। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, यानी पद्मावत से लिया गया है, जिससे कवि कहते हैं, इसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति, यहाँ पे कृति होगा, बढ़िया से लिख लीजिए, प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती है। जिस प्रकार पुरुष जो होता है, यानी आप लोगों को बता दें कि कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में रह जाती है, उसी जिस तरह रहता है उसी तरह रह जाता है। जिस प्रकार पुष्प, जो यहाँ पे पुष्प लिख लीजिएगा, पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से वह पुरुष भी धन्य होता है जिसका प्रतिष्ठा कृति इस संसार में रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
केई न जगत जस बेचा, केई न लीन्ह जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, पद्मावत से लिया गया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न हो तो मतलब किसी ने न तो इसको बेचा है, यानी हम लोग कह सकते हैं इसको सिंपल पर इसका दे सकते हैं, यानी कि कवि जो बता रहे हैं इसमें कि यश न तो बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा, वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि न तो यश को बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। और ये भी कहते हैं कवि कि जो मेरे यह काव्य जो है मेरे कलेजे के खून से रचित है, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वह हमेशा दो शब्दों में मुझे याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर इसका समझा जाए तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रथम पद कड़बक में कलंक कांच और कंचन में क्या तात्पर्य है, यानी कि कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो प्रथम पद में कलंक से तात्पर्य कवि ने मतलब जो है कवि के एक आंख का होना है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा को कलंकी विधाता ने किया उसी प्रकार, यानी कलंकित कर दिया चंद्रमा को, उसी प्रकार हमें भी विधाता ने एक आंख देकर कलंकित कर दिया। परंतु चंद्रमा जिस तरह प्रकाश फैलाता है, यानी कि प्रकाश करता है, उसी तरह उसी प्रकार एक आंख से सारा संसार दिखता है। एक आंख होने के बावजूद भी मैं गुणी हूँ। वह नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह उदित है। कांच से तात्पर्य कच्ची धातु से है जो तपने पर ही चिकना बनता है, उससे मैल निकलता है, जैसे सोना तपने से कुंदन बनता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी की दो रचनाओं का नाम बताएं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की दो रचनाएं पद्मावत और अखरावट है। चलिए कड़बक के कवि की सोच क्या है इसको जानते हैं। तो यहाँ पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपनी कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्रों में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई अर्थात कठिन साधना किया। यह लेई या साधना प्रेम रूपी आंसुओं से भिगोया गया है, यानी कि प्रेम रूपी आंसुओं से आप लावित हो गई। कवि का व्यंग्यार्थ है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है। फिर इसको उसने प्रेम रूपी आंसुओं के विशिष्ट आध्यात्मिक विरह से पुष्ट किया है, यानी कि उसको सींचा है। लौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना आध्यात्मिक विरह से पुष्टि करने का कारण भी जायसी ने लिखा है। अपने काव्य कृति के द्वारा लोक जगत में अमरत्व प्राप्ति की प्रबल इच्छा है उनकी, यानी कि लोग उनके काव्य को पढ़ें और याद करें, यही उनकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन है चौथा, दूसरे पद कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पद कड़बक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी सृजनशीलता के प्रति विश्वास दिलाता है कि उसने जो कथा रची है, बनाया है, बड़ी ही मेहनत से उसको बनाया है, बहुत मेहनत किया है। उसने काव्य को अपने कलेजे की खून से लिखा है, मानो रकत की लेई लगा करके जोड़ा है, जो गाढ़े प्रेम के नयन जल से भिगो कर बनाया गया है। इस प्रकार रचना के बारे में कहते हैं कि रचना इसलिए की है ताकि उनकी निशानी बची रह जाए। कवि कहता है कि कहाँ है वह रत्नसेन राजा जो पद्मावती के प्रेम के कारण योगी हो गया।
कहाँ है वह सुआ जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा, मतलब बहुत बुद्धिमान ही लेकर के जन्मा। कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी के शाह से बखान किया। यहाँ अब कुछ नहीं रहेगा बल्कि यश के रूप में सिर्फ कहानी रह गई। कवि में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस प्रकार फूल झड़ करके नष्ट हो जाता है उसकी खुशबू रह जाती है, कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन उसके भी जीवन का अंत हो जाएगा, यानी जीवन नहीं रहेगा, उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसे दो शब्दों में याद रखेगा, स्मरण रखेगा। कवि अपने काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। यानी कहने का मतलब उनका यह अपने काव्य के प्रति आत्मविश्वास को दिखला रहा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कविता में प्रेम पीर की चर्चा की है। सूफी साधना का सर्वस्व है प्रेम पीर। इस प्रेम पीर की चर्चा सभी सूफी कवियों ने अपने काव्य कृतियों में की है। जब साधक किसी गुरु की कृपा से उस दिव्य सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा की झलक पा लेता है और उसके पश्चात जब उसकी वृत्ति की संसार की ओर पुनः पुनरावृत्ति होती है, तब उसका हृदय प्रेम की पीर का आध्यात्मिक विरह वेदना व्यथित हो उठता है। यह विरह वेदना या प्रेम की पीर ही साधक के कल्ब के कलयुखों यानी कलुखियों जो होता है उसको धीरे धीरे जलाती रहती हैं। जब कुलूस नष्ट हो जाते हैं तब वह सरलता से भावना लोक में उस सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा के सतत दर्शन करने में समर्थ होता है। यानी आप लोग इसमें सिर्फ बता सकते हैं कि प्रेम की पीर के बारे में कवि ने बताया है, इतना नहीं लिखना होगा। तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे कि प्रेम की पीर की कवि मतलब जो है, इनको प्रेम की पीर की भी कवि बोल सकते हैं हम लोग। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस कविता में प्रेम की पीर के बारे में बताया है। यह बतलाया है कि कोई भी साधना करने से ही, तप करने से ही दर्शन हो सकते हैं, यानी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और उसमें समय लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, रकत के लेई का क्या अर्थ है। रकत के लेई का क्या अर्थ है। तो कवि यहाँ अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में कहता है कि मैंने कविता को रकत की लेई लगाकर जोड़ा है, गाढ़ी प्रीति के नयन में भिगोई हुई है। यहाँ कवि कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति अपना आत्मविश्वास दर्शाता है। 7वां क्वेश्चन है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो जिस प्रकार फूल झड़ करके नष्ट हो जाते हैं लेकिन उसकी खुशबू रह जाता है, इसी प्रकार कवि का यह मतलब वह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी, क्योंकि कवि ने इस काव्य की रचना अपने कलेजे के खून से रचा है। उनकी जो बात है, उनकी इच्छा जो है कि उसके जीवन के बाद उसकी यह कृति याद बन करके रह जाए उसकी कृति और यश इस धरती पर फैला रहे। कवि की यही इच्छा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, दर्पण एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक है। यानी उसी प्रकार से कवि की आँख है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, कड़वा कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद में, ईश्वर ने चांद तो बनाया पर उसे कलंकित कर दिया, फिर भी वह अपना प्रकाश देता है। कवि जायस को एक आँख से ही सारा संसार सूझता है। नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह वह उदित है। जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं निकलती है तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है।
विधि ने समुद्र के पानी को खारेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वह स्वर्णगिर होकर का आकाश तक ऊंचा हो गया। जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता, तब तक कच्ची धातु कंचन नहीं बन पाती है। कवि का वह एक कहते हैं, कवि का वह एक नेत्र दर्पण के समान है। उनका भाव निर्मल है, स्वयं वह कुरूप हैं, पर सब रूपवान उनके पांव पकड़ चाव से उनका मुंह जोहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह गुणवान है। द्वितीय पद में देखते हैं। द्वितीय पद में बताया है कवि ने, कवि जायस ने काव्य की रचना की और उसे लोगों को सुनाया, लोग को सुना दिया। फिर उनके काव्य को जिस किसी ने सुना और हृदय जब सुना उन्होंने जिसने भी, तो हृदय को प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस प्रेम काव्य को कवि ने खून की लेई लगाकर जोड़ा है। उसमें गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है और मन में यह समझकर ऐसा कवित्व रचा है कि शायद जगत में यही निशानी निशानी के रूप में बची रह जाए। कहाँ है वह रत्नसेन जो राजा था? कहाँ है वह सुग्गा जो बुद्धिमान था? कहाँ है वह सुआ जो बुद्धिमान था, जो जन्म से ही बुद्धिमान था? कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान? कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी का शाह से बखान किया? कहाँ है वह रानी पद्मावती जो बहुत सुंदर थी? अब कोई नहीं रहा, पर उनकी कहानी मात्र रह गई है। जिस प्रकार फूल झड़ करके नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है, वही सोचता है कि इस संसार में नहीं रहेगा। कभी सोचता है कि वह इस संसार में नहीं रहेगा, उसकी कृति रह जाएगी जिसे लोग पढ़ करके याद करेंगे। कवि यश का अभिलाषी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या करने के लिए। कुछ पंक्ति बीच में से दे देता है, उसका व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे। तो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। इसका व्याख्या करना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि जायसी के पद्मावत के उपसंहार खंड मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा से ली गई है। या सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कड़बक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि उसने जो पद लिखे हैं या जिस कला का सृजन किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि अब न राजा रत्नसेन है, न रूपवती पद्मिनी रानी है यानी पद्मावती है, न बुद्धिमान सुआ है, सुग्गा है, और न राघव चेतन, न ही अलाउद्दीन है, लेकिन उनकी यश रह गई है, उनकी कहानी रह गई है। जिस प्रकार से फूल मुरझा करके नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती है, खुशबू रह जाती है। कवि कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध पीछे रह जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, आगे दिया है 11 नंबर में कि एक नयन जस दर्पण ओ तेही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जे वही गई चाव। तो यहाँ पर दिया है जो वही कई चाव। तो इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति सारभित पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कड़बक के प्रथम खंड से ली गई है। या सिंपल आप लोग को जैसे मैंने बताया कि इसका लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति कड़बक पाठ से लिया गया है जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण जिस तरह स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। साथ ही कवि कहता है कि मुख का रूप अच्छा होने पर भी सभी उसे चाव से देखते हैं, फिर भी मनुष्य का गुण उसके मुख से अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी कि वह रूपवान नहीं थे लेकिन फिर भी गुणी जो लोग थे, रूपवान जो लोग थे, वह जोहते थे कि वह कुछ बोले। ठीक है, उनके मुंह की तरफ देखते रहते थे।
आगे देखिए 12 नंबर में दिया है, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के स्तुति खंड से ली गई है, यानी कड़बक से ली गई है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, ये भी लिख सकते हैं। कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीन और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त मनोदृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुण की ओर इशारा करता है, यानी ये रूप से ज़्यादा अपने गुण की ओर इशारा करते हैं, इसमें बताते हैं। साथ ही संदेश देते हैं कवि कि व्यक्ति तब तक गुणवान नहीं बनता जब तक वह अपने को सोने से तपा कर कुंदन नहीं बना लेता है। जैसे सोना तप करके कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार से गुणवान बनने के लिए तपना पड़ता है। इसी गुण के कारण व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। आम में नुकीली डाभ निकलने से, यानी मंजरी निकलने पर उसमें सुगंध आता है। कवि के अनुसार नुकीली डाभ का तपना है, नुकीली डाभ ही तपना है, जिसके कारण सुगंध आती है। नुकीली डाभ दोष है और सुगंध गुण है। जैसे लोहा, सोना, कच्ची धातु को गलाने पर, आंच देने पर, यानी उष्मा देने पर उस धातु से मैल कट करके छट जाता है, यानी निष्कर्षण किया जाता है तो मैल हट जाता है और धातु ऊपर आ जाते हैं। उसी प्रकार कवि की एक आंख यदि अवगुण है तो दोष है, तो दूसरी आंख उसका गुण है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।